हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस। तो लास्ट वीडियो में हमने जो इंडियन इकोनॉमी के 65 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, और आज जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 65 उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपने वो प्रीवियस हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर वॉच करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका जो हमारा जो चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस उसे ज्वाइन कर लें, और उसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये सब जो क्वेश्चन थे वो मैंने लास्ट पार्ट में डिस्कशन किया था इनका। और आज जो हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे वो 65 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 66 नंबर से, राइट, 66 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है होता है, क्या होता है? ए है बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। बी है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सी है आपका साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। या फिर डी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस अप्रत्यक्ष कर। 66 का आपको आंसर करना है, और 66 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। ठीक है, सेम चीज एक्सप्लेनेशन में दे रखी है। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाईएच मालेगांव कमेटी का संबंध है किससे है, वो आपको बताना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, ग्रामीण सहकारी क्षेत्र से है, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से है, या फिर स्वयं सहायता समूहों से है। तो 67 का आपको आंसर करना है, और 67 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से संबंधित है आपको क्या चीज, वाईएच मालेगांव कमेटी आपकी। और इस कमेटी का गठन कब हुआ था? 2010 में किया गया था। और इस समिति में जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं में सुधार तथा एनबीएफसी संस्थाओं के संबंध में अपनी अनुशंसाएं दी है इस समिति में। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरोजगारी दर को परिभाषित करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं? ए है श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं। बी है कार्यशील आयु जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं। या फिर सी रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों का अनुपात। या फिर डी श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं तथा कार्यशील आयु जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं, दोनों। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। 68 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी श्रम शक्ति के अनुपात में कितने लोग बेरोजगार हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेरोजगार की डेफिनेशन क्या होती है आप देख लीजिए। वह व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक है परंतु उसे कार्य प्राप्त नहीं होता है, वो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी की ये जो फॉर्मूला है ये आपका दिया है दर का, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल श्रम बल शक्ति और इंटू 100। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। ए है लाभांश, बी है प्रत्यक्ष कर आय, सी है रॉयल्टी, या फिर डी राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। तो 69 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं शामिल किया जाता है क्योंकि जो ब्याज होता है वो सरकार की देनदारी होता है। ठीक है, इसलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लागत प्रेरित स्फीति का कारक नहीं है, आपको बताना है। ए है मजदूरी में वृद्धि, बी है आयत शुल्कों में वृद्धि, सी है अनुदान में वृद्धि, या फिर डी कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। तो 70 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी अनुदान में वृद्धि। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लागत जनित मुद्रास्फीति वस्तु व सेवा की उत्पादन लागत तथा आपूर्ति लागत में वृद्धि के कारण होती है। तो जो विकल्प ये जो हमारा ए बी डी दी रखा है उसके अतिरिक्त और भी हैं, वो भी देख लेते हैं। परिवहन लागत में वृद्धि, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि आदि भी जो इसके प्रमुख कारण हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? ए है स्थिर कीमतें, बी है परिवर्तनशील कीमतें, या फिर सी स्थिर व परिवर्तनशील कीमतों का अनुपात, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो आंसर करना है आपको 71 का। 71 का जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी स्थिर कीमतें।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब जीडीपी की गणना आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो महंगाई के प्रभाव को जब हम हटा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे रियल जीडीपी यानी वास्तविक घरेलू उत्पाद बोलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ी हुई सीआरआर का प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाता है यदि बैंक दर में कमी कर दी जाए, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय, या फिर सार्वजनिक तरलता अनुपात में वृद्धि, या फिर लोग गैर बैंकिंग संस्थाओं से उधार नहीं लेते हैं। तो कौन सा ऐसा कारण है जो सीआरआर के प्रभाव को कम अथवा शून्य कर देता है? तो 72 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बैंक दर में कमी कर दी जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीआरआर के तहत सभी बैंकों को अपनी शुद्ध जमा या फिर शुद्ध देयताओं का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास नकद रखना होता है। सीआरआर की दर बढ़ने से क्या होता है, मौद्रिक तरलता में कमी आती है। यदि बैंक दर कम होती है तो मौद्रिक तरलता में वृद्धि होती है। तो जस्ट अपोजिट इसका वो है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का अधिकतम भाग निम्न को प्राप्त होता है। किसे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? उर्वरक को, पेट्रोल डीजल तथा एलपीजी को, या फिर सी खाद्य सुरक्षा को, या फिर डी शिक्षा एवं स्वास्थ्य को। तो 73 का आपको आंसर करना है। 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी यानी खाद्य सुरक्षा को। बजट 2022-23-24 के अनुसार देख लेते हैं किसका कितना रुपए आवंटित किया गया है। तो खाद्य सब्सिडी को 1,97,350 करोड़ रुपए, उर्वरक सब्सिडी को 1,75,099 रुपए, और एलपीजी प्लस केरोसिन सब्सिडी के लिए 2,257 करोड़ रुपए व्यय अनुमानों के अनुसार है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार के रणनीतिक विनिवेश क्षेत्रों में सम्मिलित क्षेत्र हैं, कौन सा? परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं ऊर्जा, दूसरा है परिवहन एवं दूरसंचार, तीसरा है बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। तो आंसर करना है आपको। ए है आपका केवल पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 74 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी उपयुक्त सभी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार के रणनीति विनिवेश में 4 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो जो 3 आपको दिए गए हैं उसके अलावा जो चौथा ये है विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला एवं खनिज, अन्य खनिज, ठीक है, ये भी इसमें शामिल है। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी मंडियों का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दूसरा है, इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। या फिर यह कृषि उत्पादों को बिक्री हेतु राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करता है। तो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है आपका पहला दूसरा तीसरा, बी है पहला दूसरा, सी है केवल तीसरा, या फिर डी पहला तीसरा। तो 75 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी पहला, और जो तीसरा कथन है वो आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे 14 अप्रैल 2016 को राज्यों भर में कृषि उपज बाजार समितियों को जोड़ने वाला एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत बाजारों में प्रक्रिया और सुव्यवस्थित करके कृषि विपणन में एक रूपता को बढ़ावा देना है, ठीक है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में लघु किसान कृषि व्यवसाय यानी लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम इसकी प्रमुख एजेंसी है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा है, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। या फिर तीसरा, भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो कथन कौन सा सही है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है पहला दूसरा, सी है दूसरा, या फिर डी दूसरा और तीसरा। तो 76 का जो आंसर होगा वो होगा ए यानी भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूध का सबसे बड़ा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, और अंडे का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और मांस का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। मई 2023 तक भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूध का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है। कब? मई 2023 तक। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना यानी पीएमकेएसवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ लॉन्च किया गया था। दूसरा है, इस योजना के माध्यम से प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा है, इसके तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समिति यानी एनएससी का गठन।
तो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है ए है जो है आपका पहला और दूसरा है, बी है दूसरा, सी है तीसरा, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो 77 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी उपयुक्त सभी, जो रिलेटेड है वो PMKSY से संबंधित हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये कब लॉन्च की गई थी? 1 जुलाई 2015 को हर खेती को पानी के आदर्श वाक्य के साथ ये शुरू की गई थी। ठीक है, यह योजना सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, यह जल संचय और जल सिंचन के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का दोहन करके सुरक्षात्मक सिंचाई बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसकी देखरेख और निगरानी एक अंतर मंत्रालयीय राष्ट्रीय संचालन समिति यानी NSSC द्वारा किया जा रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीम लेपित यूरिया का लाभ नहीं है? ए है विभिन्न फसलों की उपज बढ़ाना, बी है नाइट्रोजन उपयोग दक्षता कम कर देता है, सी है ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियों के मामलों को कम करता है, या फिर डी कृषि भूमि से घुलनशीलता और उर्वरक प्रवाह कम हो जाता है। तो 78 का आपको आंसर करना है, और 78 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी नाइट्रोजन उपयोग दक्षता कम कर देता है। ठीक है, ये इसका लाभ नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार ने भारतीय यूरिया उत्पादकों हेतु अनिवार्य रूप से 100% नीम लेपित यूरिया ही उत्पादन करने की बाध्यता की है। नीम कोटिंग से यूरिया जो होता है वो धीरे धीरे निकलता है, जिससे पौधों को अधिक पोषक तत्व प्रदान करने में मदद मिलती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, अधिक पैदावार होती है। नाइट्रोजन उपयोग दक्षता एक शब्द है जिसका उपयोग बायोमास उत्पादन के लिए लागू या स्थिर नाइट्रोजन का उपयोग करने में एक पौधे की दक्षता वर्णन करने के लिए किया जाता है। नीम कोटिंग से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो दर होती है वो कम हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दूसरा है दूसरी औद्योगिक नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तीसरा है तीसरी औद्योगिक नीति में LPG सुधार किए गए थे। तो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है आपका पहला दूसरा तीसरा, बी है पहला दूसरा, सी है पहला, या फिर डी पहला और तीसरा। 79 का आपको आंसर करना है। 79 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला और जो तीसरा कथन है वो सही है। यानी दूसरा जो कथन है कि 4 श्रेणियों में विभाजित किया, ये गलत है, बल्कि 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी 1948 में की गई थी, जिसे अप्रैल 1948 में तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरे को नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जिसे भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबल माना जाता है, और इसके तहत ही 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया उद्योगों को। तीसरा पॉइंट है देश में गंभीर आर्थिक अस्थिरता के बीच 1991 में सरकार द्वारा उदारीकृत तीसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 47 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक FDI की अनुमति दी गई थी इसमें। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रैंप योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। पहला है यह 2022 में शुरू की गई विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। दूसरा है 2019 में श्री यूके सिन्हा की अध्यक्षता में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में विशेषज्ञ समिति ने सबसे पहले इस योजना की सिफारिश की थी। तो कौन सा गलत कथन है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है दूसरा, सी है केवल तो पहला दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा दोनों। 80 का आपको आंसर करना है। 80 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा, यानी मीन्स दोनों कथन जो है वो आपके बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे MSME मंत्रालय के विभिन्न कोविड लचीलेपन और रिकवरी हस्तक्षेपों के समर्थन के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित किया गया था। यह यूके सिन्हा समिति केवी कामथ और PM सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप है। MSME की समग्र निगरानी और नीति अवलोकन एक शीर्ष राष्ट्रीय MSME परिषद द्वारा किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता MSME मंत्री करेंगे और जिसमें विभिन्न मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व शामिल होगा और एक सचिवालय द्वारा समर्थित होगा।
ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका के बाद भारत किस देश को सर्वाधिक निर्यात करता है? चीन को, संयुक्त अरब अमीरात को, यूनाइटेड किंगडम को, या फिर डी जापान को? तो 81 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी संयुक्त अरब अमीरात को। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। नई एमएसएमई परिभाषा पूंजी निवेश और टर्नओवर के आधार पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए अलग है। बी है मुद्रा बैंक आरबीआई के तहत स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय संस्था है। सी है भारत का एमएसएमई क्षेत्र मिसिंग मिडिल सिंड्रोम से ग्रस्त है। और डी है एमएसएमई लगभग 110 मिलियन नौकरियां प्रदान करते हैं, जो भारत में कुल रोजगार का 22 से 23% है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। 82 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी ये जो कथन है ये आपका गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो ये कथन क्यों गलत है पहले इसे देख लेते हैं। मुद्रा बैंक आरबीआई के तहत स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है, तो ये गलत है। मुद्रा वित्त संस्थान आरबीआई की नहीं बल्कि लघु विकास बैंक सिडबी के तहत कार्य करता है। ठीक है। बाकी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो इस एमएसएमई का कुछ वर्गीकरण दिया है और कितना निवेश कितना टर्नओवर होना चाहिए वो है इसमें। सूक्ष्म की बात करें तो अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का निवेश और 5 करोड़ रुपए से कम हो टर्नओवर। ठीक है। लघु की बात करें तो अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक है और 50 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर। और मध्यम की बात करें यानी मीडियम की तो अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक है और 250 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर। ठीक है। मिसिंग मिडिल सिंड्रोम में क्या है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन वे खुद को मध्यम उद्योगों में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी जो वृद्धि है वो सीमित है। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त वर्ष 2022 में भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर रही है, कितनी रही है आपको बताना है। ए है 8.4%, बी है 9.1%, सी है 10% या फिर डी 6%। तो 83 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी 8.4% जो है 2022 में भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि रही है। ये कौन सी आर्थिक समीक्षा के अनुसार है, 2022 के अनुसार। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ओएनडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह खरीदारों और विक्रेताओं हेतु उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी डीपीआईआईटी द्वारा स्थापित एक ई कॉमर्स मंच है। दूसरा है भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन उपभोक्ता आधार है। तीसरा है इसके अंतर्गत ऑनलाइन खरीदारी के दौरान उपभोक्ता की संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। 84 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और जो दूसरा कथन है वो आपका सही है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डीपीआईआईटी वाणिज्य और आंतरिक व्यापार मंत्रालय के तहत एक कंपनी है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल से ओपन नेटवर्क मॉडल में स्थानांतरित करके भारत में ई कॉमर्स बाजार को बदलना है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन उपभोक्ता आधार है। 2020 में चीन और यूएसए के बाद 14 करोड़ रिटेल उपभोक्ताओं के साथ भारत कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पर स्थान है इसका। ठीक है। ओएनडीसी एक बड़े नेटवर्क की तरह है जो सभी विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक साथ जोड़ता है, इसलिए एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न प्लेटफॉर्म से उत्पाद खरीद सकते हैं। ठीक है। भले ही आप उनमें से केवल एक मतलब रजिस्ट्रेशन चाहे एक में हो, लेकिन आप डिफरेंट तरीके के प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इसलिए यह खरीदार की संपूर्ण खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे तकनीकी दिग्गजों के एकाधिकार को समाप्त कर देता है। ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गिग इकोनॉमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह एक मुक्त बाजार प्रणाली है जो नियोक्ता कर्मचारी के पारंपरिक रिश्ते से परे है। दूसरा है गिग इकोनॉमी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कोड यानी 2020 में शामिल नहीं किया गया है। सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है पहला, बी है दूसरा, सी है पहला व दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला ना ही दूसरा। तो 85 का आपका आंसर करना है। 85 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, केंद्रीय श्रम कानूनों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की पेश की थी। इस संहिता में गिग इकोनॉमी श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम गति शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित आयोजना और निष्पादन करना है। दूसरा, इसमें 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे भी सम्मिलित हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गलत कथन कौन सा है, अब आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है दूसरा, सी है पहला दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला ना ही दूसरा। 86 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा। मतलब दोनों जो कथन है वो आपके बिल्कुल सही हैं। स्वर्णिमा योजना का उद्देश्य है क्या है? मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान में नेट जेआरएफ योग्य उम्मीदवारों को एमफिल पीएचडी में अवसर प्रदान करना। बी है पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक सावधि ऋण योजना। सी है अनुसूचित जनजाति के लिए लोगों के बीच शैक्षिक परिदृश्य में सुधार करना। या फिर डी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निम्न आय समूहों को किफायती आवास प्रदान करना। तो ये सब स्वर्णिमा योजना का कथन दे रखे हैं, और ये कौन सा कथन इसका उद्देश्य है आपको बताना है। 87 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक सावधि ऋण योजना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महिला उद्यमी यानी जो कि पिछड़े वर्ग से रिलेटेड हैं के लिए प्रतिवर्ष 5% की दर से 2 लाख तक का ऋण प्राप्त करने हेतु एक सावधि ऋण योजना है, और जो उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए? ए है आवेदक जो है वो महिला होनी चाहिए, आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक को उद्यमी होना चाहिए, आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक जो आय है वो 3 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनएसएपी का घटक नहीं है? तो पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, या फिर सी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। तो कौन सा घटक नहीं है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है केवल पहला दूसरा, बी है दूसरा तीसरा, सी है केवल पहला तीसरा, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी जो है वो घटक नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्तमान में एनएसएसपी ठीक है, जो कि जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में शुरुआत हुई थी। तो इसके घटकों के रूप में 5 उपयोजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, साथ ही अन्नपूर्णा योजना भी। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है क्रियान्वित किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उद्देश्य है विनिर्माण सेवाओं, व्यापार क्षेत्र आदि में ग्रीनफील्ड परियोजना उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। आयु दे रखी, आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको बताना है। ए है आपका केवल दूसरा, बी है केवल तीसरा, सी है केवल पहला, डी है केवल पहला और दूसरा। 89 का आपको आंसर करना है। 89 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो पहला कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। यानी जो दूसरा कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के वित्त पोषण के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा यह एक योजना है। यदि आवेदक इसमें पुरुष है तो वह SC/ST वर्ग से होना चाहिए। उद्देश्य आपने देखा है कि ये बिल्कुल सही है, और इसमें क्या है पॉइंट है कि आवेदक की जो आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट है कि कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ये आपका गलत है। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY किस मंत्रालय से संबंधित है? पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तीसरा है आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और चौथा है आपका गृह मंत्रालय। तो PMUY किस मंत्रालय से संबंधित है ये आपको बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन है ये। 90 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है। एक उद्देश्य क्या है इसका ये भी देख लेते हैं। ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना।
पात्रता में क्या है कि आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। पहला कथन है, यह योजना महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। दूसरा है, समाज के गरीब परिवार यानी बीपीएल की विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर अंशदायी पेंशन योजना है। दोनों कथन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। 91 का जो ए ऑप्शन है वो केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है पहला और दूसरा दोनों, या फिर डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। 91 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो दूसरा कथन है वो आपका सही है। पहला क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। जो मंत्रालय कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है। इसमें पात्रता की बात करें तो 40 वर्ष से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 300 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र की विधवाओं के लिए 500 रुपये प्रति माह है। ठीक है। पेंशन बंद कर दी जाएगी, उसकी वो कब कर दी जाएगी, उसके लिए दो केस है, देख सकते हैं आप। एक बार विधवा गरीबी रेखा से ऊपर चली जाती है, इस केस में पेंशन बंद कर दी जाएगी। दूसरा है कि विधवा के पुनर्विवाह के मामले में भी पेंशन बंद कर दी जाएगी। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना यानी डीडीयू जेकेवाई से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ए है, या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम है। दूसरा है, डीडीयू जेकेवाई के लिए लक्षित समूह 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं। तीसरा है, महिला लाभार्थियों यानी पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पीडब्ल्यूडी यानी विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर आदि के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है। तो कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। ए है केवल दूसरा, बी है केवल तीसरा, सी है केवल पहला और डी है केवल दूसरा और तीसरा। तो 92 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो पहला कथन है आपका ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है। बाकी जो 2 पॉइंट है आपके वो सही है। और एक और पॉइंट इसमें यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर 50% धनराशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित की जाएगी। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। ए है आपका वित्त मंत्रालय, बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और डी है गृह मंत्रालय। 93 का आपको आंसर करना है। 93 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है। और पॉइंट्स देख लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यान्वित की जा रही है और अन्य राज्यों में लाभ प्राप्त करने वाले प्रवासी श्रमिकों के राशन कार्डों का आधार लिंक होना अनिवार्य है। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY से संबंधित सही कथन कौन सा है वो आपको चुनना है। ए है, पेंशन योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बी है आपका 58 वर्ष उससे अधिक वरिष्ठ आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सी है, पेंशन योजना विशेष रूप से 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। डी है, पेंशन योजना विशेष रूप से 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। 94 का आपको आंसर करना है। 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। तो मंत्रालय की बात करें तो कौन सा मंत्रालय से संबंधित है, ये तो वित्त मंत्रालय से संबंधित है और ए आपने देखा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से ये पेंशन योजना है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला कथन है, यह योजना 50 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा है, इस योजना के तहत लाभों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और तरुण श्रेणी यानी 25 लाख 1 से 50 लाख रुपए के बीच ऋण प्रदान करती है। तो गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका केवल दूसरा, बी है केवल पहला, सी है पहला और दूसरा दोनों और डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो दोनों कथन जो आपके दिए हैं वो गलत हैं। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सही कथन क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है और यह योजना 10 लाख रुपए तक के सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करती है, जब ना कि 50 लाख तक का। ठीक है।
मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय होगा। योजना के तहत लाभों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है। शिशु का में कितना ऋण कवर करते? 50,000 रुपए तक का ऋण कवर करना है। किशोर में 50,000 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण कवर करना है। तरुण में 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक का ऋण को कवर करना है। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY से संबंधित सही कथन कौन सा है, वो आपको बताना है। पहला, इसमें न्यूनतम निवेश 250 रुपए प्रति वर्ष है। इसकी परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला दूसरा, बी है केवल दूसरा तीसरा, सी है केवल पहला तीसरा और डी है उपरोक्त सभी। तो 96 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी जो सभी पॉइंट्स हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। एक और जो पॉइंट्स है वो इसमें ये है कि अधिकतम निवेश 1,50,000 प्रति वर्ष है। ठीक है। मिशन शक्ति 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन शक्ति से संबंधित सही कथन खोजें। पहला है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। दूसरा है, इसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रयासों को मजबूत करना है। तो ए है आपका केवल दूसरा, बी है केवल पहला, सी है पहला दूसरा दोनों, डी है ना तो पहला और ना ही दूसरा। 97 का आपको आंसर करना है। 97 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी जो पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें जो और पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। मिशन शक्ति की 2 उपयोजना है। कौन कौन सी? संबल और समर्थ्य। संबल उपयोजना में क्या क्या शामिल किया गया वो देख लेते हैं। 1 स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि को शामिल किया गया है। सामर्थ्य उपयोजना में उज्ज्वला, स्वाधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास को शामिल किया गया है। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ए है वित्त मंत्रालय, बी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो 98 का आपको आंसर करना है। 98 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी अटल पेंशन योजना वित्त मंत्रालय से संबंधित है। और पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एपीवाई में शामिल होने की जो आयु है वो कितनी? 18 वर्ष से 40 वर्ष है। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम डिवाइन योजना का पूरा नाम क्या है वो आपको बताना है। ए है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, बी है इंजीनियरिंग वस्तुओं हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल, सी है स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, या फिर डी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्वदेशी लोगों के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। ठीक है। 99 को आपको आंसर करना है। 99 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। ठीक है। ये इस योजना का पूरा नाम है। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह योजना उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिष्टी योजना खबरों में है। इस योजना का उद्देश्य है क्या है वो आपको बताना है। ए है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, बी है खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना, सी है पहाड़ी राज्यों को समृद्ध संसाधनों के निर्माण के लिए सहायता, डी है मैंग्रोव के विकास के लिए संभावित क्षेत्र का व्यापक रूप से पता लगाने हेतु। तो मिष्टी योजना क्या उद्देश्य क्या है आपको बताना है। 100 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी मैंग्रोव के विकास के लिए संभावित क्षेत्र का व्यापक रूप से पता लगाना। एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसमें और क्या है कि तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल योजना, मीन्स ये मिष्टी का जो है फुल फॉर्म एक तरीके से। ठीक है। बाकी 101 से लेके 121 तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड हैं, जिनका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपको जानना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस उसको ज्वाइन कर लें।
अब उसको ज्वाइन करने वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन ही आते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा वो होगा 121 से। 121 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी यानी RSDCL से संबंधित नहीं है? ए आपका नोक जैसलमेर, बी है पुगल बीकानेर, सी है फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी और डी है भडला फेज सेकंड। 121 का आपको आंसर करना है, उसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी फतेहगढ़ फेज फर्स्ट जो है वो RSDCL से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है आप देख सकते हैं, मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी जो सोलर पार्क है जिनका विकास किया जा रहा है उनके बारे में भी देख लेते हैं। भडला सोलर पार्क फेज फर्स्ट व सेकेंड RRECL व RSDCL द्वारा है। भडला सोलर पार्क फेज थर्ड सौर ऊर्जा कंपनी व IL&FS है। भडला सोलर पार्क फेज फोर्थ अडानी समूह, फलोदी पोखरण सोलर पार्क SL सौर ऊर्जा कंपनी, और बाकी जो दो हैं वो आपने देखा RSDCL से संबंधित है। तो ये RSDCL जो है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RRECL की एक सहायक संस्था है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड यानी RRECL के संबंध में सत्य कथन का चयन करना। पहला है आपका RRECL की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। दूसरा है RRECL को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा है इसकी स्थापना राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण यानी REDA और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड यानी RSPCL का विलय करके की गई है। चौथा है यह राज्य में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। सत्य कथन बताना है आपको कौन सा इनमें से। ए है आपका केवल दूसरा तीसरा, बी है केवल पहला व तीसरा, सी है केवल चौथा, या फिर डी पहला दूसरा व तीसरा। 122 का आपको आंसर करना है। 122 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड है वो आपका सत्य है। कुछ और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। RRECL की स्थापना वर्ष 2002 में राजस्थान ऊर्जा विकास यानी रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड यानी RSPCL का विलय करके की गई थी। यह राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। SKAY राजस्थान योजना का संबंध है किससे है ये आपको बताना है। ए है बायोमास ऊर्जा से, बी है पवन ऊर्जा से, सी है सौर ऊर्जा से, या फिर डी हाइब्रिड ऊर्जा से। ठीक है, 123 का आपको आंसर करना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी सौर ऊर्जा से संबंधित है ये। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सौर कृषि आजीविका योजना जो इसका फुल फॉर्म है SKAY का, तो इसके बारे में देख लेते हैं। PM कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसान भूमि मालिकों और डेवलपर्स के सहयोग और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक साझा मंच की सुविधा के लिए राजस्थान डिस्कॉम ने एक ऑनलाइन पोर्टल जिसकी जो वेबसाइट क्या है www.skayrajasthan.org.in से विकसित किया है। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नवंबर 2022 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है कितनी है वो आपको बताना है। 124 का आपको आंसर करना है। ए है 4104 मेगावाट, बी है 23487 मेगावाट, या फिर सी है 9450 मेगावाट, या फिर डी है 3113 मेगावाट। ठीक है, इसका आपको आंसर करना है। 124 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 23,487 मेगावाट। ठीक है, सर्वाधिक योगदान की बात करें तो तापीय ऊर्जा का है। 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई थी कितनी थी वो आपको बताना है। ए है 2,59,028 किलोमीटर, बी है 2,78,813 किलोमीटर, सी है 1,86,762 किलोमीटर, डी है 2,58,713 किलोमीटर।
125 का आपको आंसर करना है। 125 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, 2,78,813 किलोमीटर कुल लंबाई है। 1949 में बात करें तो सड़कों की जो लंबाई थी वो 13,553 किलोमीटर थी, और जो मार्च 2022 तक बढ़कर कितनी हो गई, 2,78,813.23 किलोमीटर हो गई है। 126 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति कब से प्रभावी हुई थी, आपको बताना है। ए है 1 जुलाई 2021, बी है 1 सितंबर 2022, सी है 31 अगस्त 2019, या फिर डी 1 अप्रैल 2023। 126 का आपको आंसर करना है। 126 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी 1 सितंबर 2022। ठीक है, जारी कब की गई थी ये भी देख लेते हैं। 31 अगस्त 2022 को, और 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुई थी। ठीक है, जो कि आगामी 5 वर्ष जो है तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य की बात करें तो ये है कि व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम करना, राज्य के इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देना, रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सब इसके उद्देश्य है। 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। असुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको बताना है, मतलब जो कि सही सुमेलित नहीं है। ए है आपका राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2 वर्ल्ड बैंक, दूसरा है संगरिया संचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे NHAI, तीसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 ADB। कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा तीसरा, सी है तीसरा, डी है केवल पहला और तीसरा। 127 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी पहला और जो तीसरा है वो आपके सुमेलित है। ठीक है, दूसरा जो है आपका सॉरी असुमेलित है। जो पहला और जो तीसरा है वो आपके असुमेलित है, बाकी जो दूसरा है वो आपका सुमेलित है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम किस संस्था द्वारा, या ADB द्वारा है, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकेंड ये वर्ल्ड बैंक द्वारा है। ठीक है, 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 तक राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं, 11, 16, 12 या फिर 13। 128 का आपको आंसर करना है। 128 का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी, 13। ठीक है, तो कुल बायोमास की क्षमता की बात करें तो कितना है, 120.45 मेगावाट, और 13 बायोमास संयंत्र ये आपने देख लिया है। बायोमास नीति कब आई थी, 2010। ठीक है, 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता कितने मेगावाट है ये आपको बताना है। ए है 4,442, बी है 1,690, सी है 1,27,750, या फिर डी 13,513। 129 का आपको आंसर करना है। 129 का जो आपका आंसर है वो होगा सी, यानी 1,27,750। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 120 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट है। दिसंबर 2022 का स्थापित जो क्षमता है वो कितनी है, 44,421.145 मेगावाट। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत मीटर्ड व फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है। ए है 1,000 रुपए तक, बी है 10,000 रुपए तक, सी है 12,000 रुपए तक, डी है 2,000 रुपए तक। 130 का आपको आंसर करना है। 130 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी 12,000 रुपए तक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका जो शुभारंभ कब किया गया था, 17 जुलाई 2021 को ऊर्जा विभाग द्वारा इसका किया गया था। ऊर्जा विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी यानी मीटर्ड व फ्लैट रेट श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ता को प्रति माह 1,000 रुपए और प्रतिवर्ष अधिकतम जो है वो 12,000 रुपए तक की राशि अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है,
131 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। ए है इसका प्रकाशन वैश्विक बौद्धिक संपदा नेटवर्क द्वारा किया जाता है। बी है अमेरिका को प्रथम तथा वेनेजुएला को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। सी है भारत को 55 देशों में 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। और डी है इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जैसे कुल 50 अद्वितीय संकेतकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये 131 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। 131 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए यानी कि ये जो है ये असत्य है इसका, कि इसका प्रकाशन वैश्विक बौद्धिक संपदा नेटवर्क द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है, तो ये 11वां संस्करण है। जारीकर्ता कौन है इसमें, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, और इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान यानी 95.48 अंक और भारत 42वें स्थान पर है, जिसमें जो अंक कितने हैं 38.84 है। और वेनेजुएला जो हमारा वो अंतिम स्थान पर रहा है। इसके लिए जो 50 अद्वितीय संकेतकों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो पहला कथन था वो आपका असत्य है। इसका प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के ने मासिक धर्म अवकाश हेतु कानून पारित किया है। ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इटली, डी है स्पेन। 132 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी यानी स्पेन। और ये ऐसा करने वाला ये कौन सा है, ये विश्व का पहला देश है। 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब किया गया था। ए है 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक। बी है 30 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक। सी है 24 अप्रैल 2023 से 25 जून 2023 तक। या फिर डी 30 अप्रैल 2023 से 30 मई 2023 तक। 133 का आपको आंसर करना है। 133 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब किया गया था, 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच। 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जादुई पिटारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। दूसरा है यह सभी स्कूली छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई है। तीसरा है यह सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल पहला दूसरा, सी है केवल दूसरा तीसरा, और डी है आपका उपयुक्त सभी। 134 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी केवल जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अध्ययन सामग्री जादुई पिटारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है, यह आपने देखा पहला पॉइंट है। दूसरा देखते हैं, यह 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों हेतु खेल आधारित अध्यापन सामग्री है जो शारीरिक विकास, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा एवं साक्षरता विकास, सुरुचिपूर्ण एवं सांस्कृतिक विकास को शामिल करती है। और इसमें यह है कि यह सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये चीज़ गलत है, बल्कि ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्तमान में 22वां विधि आयोग कार्यरत है। दूसरा है इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। तीसरा है इसकी सिफारिशें केंद्र सरकार पदाधिकारी हैं। चौथा है यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाता है। सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। एक्सक्यूज मी। ए है केवल दूसरा और तीसरा, बी है केवल दूसरा और चौथा, सी है केवल पहला और दूसरा, डी है केवल पहला, तीसरा और चौथा। 135 का आपको आंसर करना है। 135 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पहला और जो दूसरा जो है वो आपका सही कथन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। गठन आप देख सकते हैं कब, 21 फरवरी 2020 को है, 20 को किया गया था। और कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का है। और यह एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इसके,
न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी हैं। कार्य की बात करें तो विधिक मामलों पर सरकार को सिफारिशें करना, इसमें कानून को निरस्त करने, नए कानून बनाने व संशोधनों की सिफारिश करना शामिल है। इसकी जो सिफारिशें हैं वो गैर बाध्यकारी प्रकृति की होती हैं। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, सी है विश्व बैंक, डी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग। 136 का आपको आंसर करना है और इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर मंडल के बाहर खोजे गए पृथ्वी के समान ग्रह को क्या नाम दिया गया है, आपको बताना है। ASC/2022 E3 इनर ब्रैकेट ZTF, बी है हेवन L23, सी है 8UMI B, डी है वुल्फ 1069B। कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है। 137 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी वुल्फ 1069B। 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। EOS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है। दूसरा है, इसे केवल SSLV द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। तीसरा है, यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में उपयोगी है। उपयुक्त में से गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल पहला, बी है केवल दूसरा, सी है केवल पहला और तीसरा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 138 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो बी कथन है वो आपका गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है जो PSLV SSLV द्वारा लॉन्च की जा सकती है। यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उपयोगी है। ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के पहले विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। ए है कोटा, बी है बीकानेर, सी है जयपुर, डी है उदयपुर। 139 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी कोटा में। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके लिए केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच MOU जो है वो हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कूड़े से जैविक गैस बनाने का देश का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए है इंदौर, बी है जयपुर, सी है पुणे या फिर डी मुंबई। 140 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी पुणे में। ठीक है। भारत अमेरिका के बीच आईसेट CET पहल किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। ए है संस्कृति, बी है आर्थिक, सी है रक्षा, डी है विज्ञान। 141 का जो आंसर होगा वो होगा सी। इसके अंतर्गत क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वार्ता और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी शामिल है। ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन। चंबल रिवर फ्रंट का शुभंकर कौन सा है? चिंकारा, बी घड़ियाल, सी क्रोको, डी चीता। 142 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, यानी क्रोको। इसका विकास पर्यटन की दृष्टि से किया गया है और यह 1200 करोड़ रुपए की लागत से 6 किलोमीटर तक तैयार किया गया है। ठीक है। राजस्थान में किस शहर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की शुरुआत की जाएगी? ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है कोटा या फिर डी उदयपुर। 143 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी उदयपुर। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक संक्रामक बीमारी है जो रक्त से संबंधित है। दूसरा है, भारत सरकार ने 20 से 40 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तीसरा है, राजस्थान में इसके निवारण हेतु पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत उदयपुर और जोधपुर में की जाएगी। सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। ए है केवल दूसरा और तीसरा, बी है तीसरा, सी है केवल पहला और तीसरा या फिर डी उपयुक्त सभी सही है। 144 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, यानी दूसरा और जो तीसरा कथन है वो आपका सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह क्या है? यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो हीमोग्लोबिन बी जीन के म्यूटेशन से होती है जो 11वें क्रोमोसोम में पाया जाता है। ठीक है। इसमें लाल रक्त कोशिका कठोर होकर हांसियाकार हो जाती है। भारत सरकार ने इसके उन्मूलन के लिए 20 से 40 का लक्ष्य रखा है। बाकी जो तीसरा पॉइंट है वो भी आपका सही है कि राजस्थान सरकार ने उदयपुर, जोधपुर में सिकल सेल एनीमिया के लिए पायलट मिशन शुरू किया है। 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शहर देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बनने जा रहा है? ए है इंदौर, बी है जयपुर, सी है उदयपुर
या फिर डी पुष्कर। 145 का आपको आंसर करना है। 145 का जो आंसर होगा वो होगा डी पुष्कर। तो पुष्कर में देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बनने जा रहा है। नेट जीरो इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि कार्बन फुटप्रिंट शून्य हो। ठीक है। 146 नंबर देख लेते क्वेश्चन। गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ए है आपका 100 करोड़, बी है 200 करोड़, सी है 400 करोड़ या फिर डी 500 करोड़। 146 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी यानी 200 करोड़। ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। कुछ उत्सव और कार्यक्रम दिए गए, कौन से स्थान पर मनाए जाते हैं आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस जोधपुर, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल धौलपुर या फिर डी सुपोषित बचपन अभियान कोटा। तो आपको ये अरेंज करना है, कौन सा सही है वो आपको बताना है। 147 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। आइए मिलान करके देख लेते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च कॉन्फ्रेंस का जो स्थान है वो कौन सा? कोटा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो यानी जोधपुर। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सी यानी आपका दूसरा है। सुपोषित बचपन अभियान तीसरा यानी धौलपुर। ठीक है। सेम चीज एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा है ये आपको बताना है। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंडिया, सी है दक्षिण अफ्रीका, डी है इंग्लैंड। 148 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो विजेता है। और मेजबान टीम यानी किसको हराकर जो जीता है वो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। और ये आयोजित कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित हुआ था। ठीक है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। ए है दिल्ली, बी है जोधपुर, सी है हैदराबाद और डी है बेंगलुरु। 149 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी बेंगलुरु। ठीक है। और ये कौन सा संस्करण है? ये 14वां संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है? एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में भारत की क्षमता और संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ऑपरेशन या अभ्यास दे रखे हैं और किस किन देशों के बीच में होते हैं वो आपको बताना है। दस्तलिक भारत जापान, तरकस भारत उज्बेकिस्तान, धर्म गार्जियन भारत अमेरिका। 150 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी यानी दूसरा, तीसरा, पहला। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। भारत जापान धर्म गार्जियन से धर्म गार्जियन के बीच में होता है। भारत उज्बेकिस्तान दस्तलिक, भारत अमेरिका तरकश। ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 150 नंबर क्वेश्चन है ये। तो बाकी इससे पहले भी मैंने एक पार्ट बनाया है जिसमें 65 का क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर वॉच कीजिए। और जो कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, अक्टूबर मंथ में आपका पेपर होने वाला है। तो आपको अगर रिवीजन करना है तो हमारे चैनल में और भी बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं, कंसाइज वे में पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कंसाइज GS फॉर IAS PCS उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।